तीन मासूम बच्चियां घर के एटिक में खिलौनों के साथ खेल रही थीं, लेकिन तभी उन्हें कमरे में कुछ ऐसा खौफनाक नजर आया जिसे देखकर वे सहम गईं। वे तीनों सब कुछ छोड़कर उठ खड़ी हुईं और जाकर एटिक की खिड़की से नीचे कूद गईं। नीचे गिरने से तीनों की वहीं दर्दनाक मौत हो गई और रह गईं तो सिर्फ उनकी खामोश चीखें। कुछ साल बाद लंदन में आर्थर किसी काम के सिलसिले में क्रिथीन ग्रिफर्ड गांव जाने की तैयारी कर रहा था। यह गांव लंदन से ज्यादा दूर नहीं था। आर्थर एक सॉलिसिटर था, यानी एक तरह का वकील। अभी वो एक लॉ फर्म में काम कर रहा था, जहां उसका काम था लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और कोर्ट के बाहर के मामलों को संभालना। आर्थर का बेटा जोसेफ उसे जाते देख खुश नहीं था। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। आर्थर एक सिंगल फादर था, क्योंकि उसकी पत्नी स्टेला जोसेफ को जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी और तब से वो जोसेफ की देखभाल एक नर्स की मदद से कर रहा था। आर्थर ने जोसेफ को समझाया, बेटा, मैं क्रिथीन ग्रिफर्ड गांव में शुक्रवार तक अपना सारा काम निपटा लूंगा। शुक्रवार के दिन नैनी तुम्हें लेकर वहीं आ जाएगी। उसके बाद हम पूरे वीकेंड वहां मस्ती करेंगे। आर्थर के समझाने पर जोसेफ उसकी बात मान गया। कुछ देर बाद आर्थर अपने ऑफिस पहुंचा। वहां उसके बॉस ने उसे गंभीर लहजे में कहा, आर्थर, हमारी एक पुरानी क्लाइंट एलिस डायाब्लो की पिछले महीने मौत हो गई। उनका कोई वारिस न होने की वजह से उनकी हवेली अब लावारिस हो चुकी है। एलिस की वसीयत और प्रॉपर्टी से जुड़े सारे कानूनी मामले हमारी फर्म देख रही है। कानून के हिसाब से अब इस हवेली की नीलामी करनी होगी, इसलिए अब तुम्हें कैथरीन ग्रिफोर्ड जाकर उस हवेली में मौजूद एलिस की वसीयत और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करने हैं, ताकि उस हवेली को कानूनी तौर पर नीलाम किया जा सके। दरअसल इंग्लैंड के कानून के मुताबिक अगर किसी संपत्ति का मालिक बिना किसी वारिस के मर जाए तो उसकी जायदाद बेच दी जाती है। इससे मिलने वाले पैसे से पहले मालिक के कर्ज और टैक्स चुकाए जाते हैं और बाकी रकम वसीयत के हिसाब से किसी चैरिटी या रिश्तेदारों में बांट दी जाती है। ये सारी जिम्मेदारी उसी लॉ फर्म की होती है जो संपत्ति के मालिक के सारे लीगल चीजें संभाल रहा होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को संभालने के बदले फर्म अपनी तगड़ी फीस वसूलती है, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता है। एल मार्श हाउस बेचने पर भी उसके बॉस को तगड़ा मुनाफा होने वाला था। बॉस ने फिर आगे कहा, हमने ये काम दूसरे सॉलिसिटर जेरोम को दिया था, जो उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अब ये जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं, इसे पूरा करके ही लौटना, वरना तुम्हारी नौकरी गई समझो। आर्थर ने चुपचाप बेइज्जती का घूंट पी लिया, क्योंकि पत्नी की मौत के बाद वो अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसे ये जिम्मेदारी एक चेतावनी के रूप में दी गई थी। अगर वो इसमें नाकामयाब होता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। बेइज्जती का घूंट पीने के बाद आर्थर चुपचाप अपने सफर पर निकल पड़ा। ट्रेन में सफर के दौरान उसकी मुलाकात सैमुअल डेली नाम के एक रईस शख्स से हुई, जो खुद कैथरीन ग्रिफर्ड का रहने वाला था। थोड़ी देर में ही उन दोनों में अच्छी बातचीत होने लगी। इसी वजह से ट्रेन से उतरने के बाद सैमुअल ने आर्थर को अपनी कार में गांव तक लिफ्ट दे दी और वहीं मौजूद एक होटल द ग्रिफर्ड आर्म्स तक उसे छोड़ दिया। आर्थर ने जब होटल के अंदर पहुंचकर होटल के मालिक फिशर से जब अपने कमरे के बारे में पूछा तो उसने बड़े ही रूखे लहजे में जवाब दिया, आपके नाम से यहां कोई बुकिंग नहीं है और हमारा होटल पहले से ही पूरा भरा हुआ है, हम आपको कोई कमरा नहीं दे सकते हैं। आर्थर ने समझाने की कोशिश की कि उसने रविवार तक के लिए अपना कमरा बुक किया है, लेकिन फिशर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके बर्ताव से साफ झलक रहा था कि वो उसे कमरा देना चाहता ही नहीं था। तभी फिशर की पत्नी वहां आई। उसने आर्थर को देखकर फिशर से कहा, इतनी तेज बारिश में ये कहां जाएंगे? ये शायद बहुत दूर से आए, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बीबी की बात सुनकर फिशर कुछ पल के लिए चुप रहा। खराब मौसम में आर्थर के साथ ऐसा करना उसे भी सही नहीं लगा। इंसानियत के नाते आखिरकार उसने आर्थर को ऊपर वाले एटिक में रुकने की इजाजत दे दी। पर यह वही एटिक था
जहां कुछ साल पहले 3 छोटी बच्चियों ने अपनी जान दी थी। वे बच्चियां फिशर की ही थीं। अगली सुबह ऑर्थर सॉलिसिटर जेरोम के घर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी उसे देखते ही अपने बच्चों को अंदर घर में बंद करने लगा, जैसे ऑर्थर कोई मनहूस शख्स हो। ऑर्थर इस अजीब बर्ताव को समझ नहीं पाया। कल रात फिशर भी उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, पर ऑर्थर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कदम जेरोम के घर की तरफ बढ़ा दिए। कुछ देर बाद जब वो जेरोम के घर पहुंचा, उसने बिना ज्यादा बात किए एल मार्श घर के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्थर को थमा दिए। उसने फिर पूछा, आप वापस लंदन कब जा रहे हैं? ऑर्थर ने जवाब दिया, मुझे बताया गया कि एल मार्श हाउस में प्रॉपर्टी और वसीयत से जुड़े और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। उन्हें जांचने के लिए मुझे उस घर में जाना होगा। लेकिन जैसे ही जेरोम ने एल मार्श हाउस में जाने की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, लंदन के लिए आधे घंटे में ट्रेन निकल रही है। बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। बाहर गाड़ीवान आपका इंतजार कर रहा है। मैंने उसे पैसे दे दिए हैं आपको स्टेशन तक छोड़ने के लिए। जेरोम की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने ऑर्थर को लगभग धकेलते हुए अपने घर से बाहर कर दिया। ऑर्थर को समझ नहीं आ रहा था कि जेरोम उसे जबरदस्ती वापस लंदन क्यों भेजना चाह रहा है, पर ऑर्थर ने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में काम खत्म किए बिना गांव छोड़कर नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर वो इस काम को अधूरा छोड़ता है तो उसकी नौकरी चली जाती। उसने सामने खड़े गाड़ीवान से उसे एल मार्श हाउस तक पहुंचाने को बोला। पहले तो गाड़ीवान ने मना कर दिया, पर ज्यादा किराया देने पर वो ऑर्थर को उस घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। एल मार्श हाउस तक जाने वाला रास्ता दलदली और खतरनाक था। वहां पहुंचने के बाद गाड़ीवान ने बताया कि शाम 3 बजे के बाद हाई टाइड आने पर पानी बढ़ जाता था और पूरा रास्ता बंद हो जाता था। इसलिए उसने ऑर्थर से कहा कि वो 5 बजे तक उसे लेने आएगा। तब तक रास्ते का पानी फिर से उतर जाएगा। अंदर कदम रखते ही ऑर्थर ने देखा घर काफी वीरान है। मनहूसियत जैसे हर जगह से टपक रही थी। घर के भीतर चारों ओर मोटी धूल जमी थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। वहां मौजूद पुरानी चीजें बेतरतीबी से बिखरी पड़ी थीं। कुछ देर बाद ऑर्थर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और उन्हें पढ़ना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक बौद्धिक कार्ड पर पड़ी, जिस पर नाम लिखा था नथेनियल। उसे याद आया कि नथेनियल एलिस का बेटा था, जो कि बचपन में ही गुजर गया था। कागजात के बीच ऑर्थर को एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिला। उसने उसे जब ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा था, नथेनियल ड्राब्लो की मौत दलदल में डूबने से हुई थी, पर उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। ऑर्थर को ध्यान आया, मार्शलैंड यानी दलदली इलाका इस घर के सामने की ही जगह थी, यानी कि नथेनियल की मौत ठीक इसी जगह पर इस घर के सामने हुई थी। इसलिए दलदल में एक जगह क्रॉस भी गाड़ा गया था। ऑर्थर अपने ख्यालों में डूबा हुआ ही था कि तभी ऊपर से किसी के चहल कदमी की आवाज आई। वो जब ऊपर के कमरे में पहुंचा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑर्थर ने फिर खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखा, पर उसकी नजर जैसे ही घर के पीछे बने कब्रिस्तान की तरफ गई, वहां उसे काले कपड़े में एक औरत खड़ी नजर आई, जो ऑर्थर को ही घूरे जा रही थी। पर पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर ऑर्थर तुरंत घर से बाहर निकल आया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वो औरत दोबारा नहीं दिखी। अब तक रास्ते पर कोहरा छा चुका था। इस वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक चारों ओर से किसी औरत और बच्चे की चीखें गूंजने लगीं। ऑर्थर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। चीखने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। ऑर्थर बिल्कुल हक्का बक्का था। तभी ऑर्थर के सामने गाड़ीवान आ खड़ा हुआ। उसके तुरंत बाद वो आवाजें भी आनी बंद हो गईं। गांव लौटने के बाद ऑर्थर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और कांस्टेबल को बताया कि एल मार्श हाउस के पास उसने लोगों की चीखें सुनी हैं। शायद उस जगह अभी अभी कोई हादसा हुआ है। कांस्टेबल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नथेनियल की मौत के बाद से उस घर की तरफ कोई नहीं जाता। वहां तो सालों से वीरानी छाई हुई है।
आपको शायद भ्रम हुआ होगा, आर्थर ने कहा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब वहां कोई नहीं जाता? मैंने अपनी आंखों से एल मार्श हाउस में एक औरत को देखा है। ये बात सुनते ही कांस्टेबल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो तुरंत अपने सीनियर को यह बात बताने के लिए अंदर भागा। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में 2 बच्चे अपनी छोटी बहन को लेकर आ पहुंचे। उस बच्ची की हालत काफी खराब थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उनमें से एक बच्चे ने हाफते हुए कहा, प्लीज जल्दी जल्दी कुछ कीजिए, मेरी बहन विक्टोरिया ने कोई जहरीली चीज पी ली है। आर्थर कुछ कर पाता उससे पहले ही विक्टोरिया खून की उल्टियां करती हुई उसकी गोद में गिर पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। ये देखकर आर्थर सन्न रह गया। कुछ देर बाद आर्थर विक्टोरिया के घर के बाहर खड़ा था। वहां जेरोम और उसकी बीबी भी मौजूद थे। घर के अंदर विक्टोरिया के माँ बाप अपनी बेटी की लाश को बाहों में लिए फूट फूट कर रो रहे थे। ये सब देखकर आर्थर को बहुत बुरा लग रहा था। कुछ देर बाद आर्थर द ग्रिफोर्ड आर्म्स होटल पहुंचा। उसे देखते ही मिसेस फिशर ने उसे लंदन वापस लौट जाने की सलाह दी। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। आर्थर ने अपनी मजबूरी बताई कि वो अपना काम पूरा किए बिना गांव नहीं छोड़ सकता। इस पर मिस फिशर ने सहमी आवाज में कहा, प्लीज मेरी बात मानिए, भूल कर भी एल मार्श हाउस दोबारा मत जाइएगा। मुझे पता है आपका एक बेटा भी है, घर जाकर उसके साथ वक्त बिताइए, उसे प्यार कीजिए, कौन जाने कल क्या हो जाए। आर्थर को मिसेस फिशर की बातें जितनी अजीब लगी उतनी ही डरावनी भी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। शाम के वक्त आर्थर सैमुअल से मिलने गया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि सैमुअल का बेटा निकोलस की भी मौत बचपन में ही हो गई थी। सैमुअल की बीबी एलिजाबेथ आर्थर से मिलकर काफी खुश हुई, पर उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वो दिमागी तौर से बीमार है। शायद बेटे की मौत के बाद उसका बर्ताव ऐसा हो गया था। डिनर के दौरान जब सब साथ बैठे थे, एलिजाबेथ ने दीवार पर टंगी निकोलस की पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर्थर ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है। मेरे बेटे को भी तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था और जानते हो, उसे अब भी पसंद है। आर्थर वो तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहता है। इतना कहने के बाद एलिजाबेथ के चेहरे पर अलग सा पागलपन नजर आने लगा। उसने डिनर टेबल पर रखी हुई छुरी उठाई और टेबल की सतह पर कुरेदने लगी। वो बेकाबू होकर ये सब कर रही थी जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। सैमुअल घबरा कर उठा और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उसने किसी तरह एलिजाबेथ को बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। आर्थर भी हैरानी से उठकर जब टेबल के पास आया तो देखा टेबल की सतह पर एक औरत की तस्वीर उकेरी गई थी जो फांसी पर झूल रही थी। कुछ देर बाद सैमुअल ने आर्थर को बताया कि एलिजाबेथ को यह भ्रम है कि उसका बेटा निकोलस उसके जरिए बात करता है। जब भी उसे दौरा पड़ता है तो वो संकेत के तौर पर तस्वीरें बनाती है या अजीब अजीब बातें करने लगती है। आर्थर के पास अभी रहने की जगह नहीं थी क्योंकि फिशर ने उसे अपने होटल से निकाल दिया था, इसलिए सैमुअल ने उसे अपने ही घर में रोक लिया। अगली सुबह दोनों जेरोम के घर पहुंचे। आर्थर चाहता था कि वो उसके कागजात के काम में थोड़ी मदद कर दे ताकि वो काम निपटाकर जल्द से जल्द लंदन लौट सके। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, जेरोम के घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सन्नाटा पसरा था। आर्थर के पुकारने पर भी कोई अंदर से जवाब नहीं मिला। आर्थर जब जेरोम को ढूंढते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसे सामने कमरा दिखाई दिया। आर्थर ने जब कमरे के दरवाजे में बने छेद से अंदर झांक कर देखा तो भीतर एक बच्ची थी। अंदर से वो बच्ची उसे देखते ही चिल्लाने लगी, चले जाओ यहां से, तुम्हारी वजह से विक्टोरिया मारी गई, अब तुम मेरी जान ले लोगे। ये बच्ची जेरोम की बेटी थी जो शायद गांव में हुई मौत से बेहद डरी हुई थी। बाहर आकर आर्थर ने सैमुअल से पूछा, उस बच्ची को कमरे में बंद क्यों रखा गया है और वो मुझ पर विक्टोरिया के मरने का इल्जाम क्यों लगा रही है? सैमुअल ने कहा, ये यहां के लोगों का बस अंधविश्वास है, तुम उस पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हें एल मार्श हाउस तक छोड़ देता हूं। आर्थर और सैमुअल कार में बैठकर आगे बढ़ने लगे, पर थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा गांव के लोगों ने सड़क के बीच खड़े होकर रास्ता रोक रखा है। लोगों के चेहरों पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था।
वे सब मिलकर ऑर्थर पर इल्जाम लगाने लगे। इस आदमी की वजह से बच्चों की जान पर बनाई है। इसने उस मनहूस साये को देख लिया। जब जब वो मनहूस साया किसी को दिखता है तो बच्चे मरते हैं, और अब हम इस आदमी को एक पल भी यहां नहीं रहने देंगे। सैमुअल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। गांव वाले ऑर्थर को धमकाते हुए वापस लंदन लौटने के लिए कहने लगे। मजबूरी में सैमुअल ने गांव वालों को चकमा देते हुए गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। गांव वाले उन्हें देखते ही रह गए। कुछ देर बाद दोनों एल मार्श हाउस के सन्नाटे में फिर से पहुंच चुके थे। ऑर्थर ने सैमुअल से कहा कि वो आज रात वहीं उस घर में रुककर अपना काम पूरा करने वाला है। ये सुनकर सैमुअल ने अपनी कुतिया को ऑर्थर के हवाले करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो स्पाइडर को आज रात अपने साथ रखो, ये तुम्हें अकेलापन महसूस होने नहीं देगी। फिर सैमुअल ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें कोई अनजान साया दिखे तो उसका पीछा मत करना। घर के अंदर आने के बाद ऑर्थर अपने काम में लग गया। तभी खिड़की के सामने काला साया तेजी से गुजरा। उसे देखते ही स्पाइडर जोर जोर से भौंकने लगी। ऑर्थर को लगा कि बाहर कोई मौजूद है, इसलिए वो स्पाइडर के पीछे पीछे आ गया। लेकिन स्पाइडर उसे सीधा नेथेनियल और एलिस के कब्र तक ले गई। ऑर्थर की नजर तभी एक और कब्र पर गई जिस पर जेनेट नाम लिखा था। उस पर यह भी लिखा था कि जेनेट एलिस की बहन थी। किसी को भी वहां ना पाकर ऑर्थर फिर घर की तरफ लौट चला। दरवाजे के पास पहुंचकर जब उसने ऊपर खिड़की की तरफ देखा तो उसे एक औरत का डरावना चेहरा नजर आया। यह देखकर वो चौंक गया। वो तुरंत घर के अंदर भागा और उस कमरे में पहुंचा जहां उसे वो औरत नजर आई थी, पर वो कमरा बिल्कुल खाली था। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। तभी ऑर्थर की नजर खिड़की के नीचे बनी विंडो सीट पर गई। उसने जब उसका स्टोरेज खोला तो अंदर कई पुराने कागजात मिले जिनमें नेथेनियल के नाम पर लिखे बौद्धिक कार्ड्स भी थे। वो उन्हें लेकर नीचे चला आया। उन कागजात के बीच ऑर्थर को एक पुरानी चिट्ठी मिली जिस पर नाम लिखा था जेनेट हम्फ्री। ये वही जेनेट थी जो इस घर की मालकिन एलिस की सगी बहन थी। ऑर्थर ने जेनेट की चिट्ठी पढ़नी शुरू की जिसमें लिखा था, एलिस, तुमने मेरे बेटे को मुझसे ही छीन लिया, मुझे पागल करार देकर इस घर में कैद कर दिया और अब मेरे बेटे से मुझे मिलने तक नहीं देती। यहां तक कि मेरे भेजे हुए जन्मदिन के कार्ड तक तुमने उसके पास नहीं पहुंचने दिया। लेकिन वो मेरा बेटा है, वो तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। मैं जानती हूं कि तुम ये सब नेथेनियल की भलाई के लिए नहीं बल्कि मुझे तकलीफ देने के लिए कर रही हो। चिट्ठी में लिखी बातों से साफ हो गया था नेथेनियल एलिस का नहीं बल्कि जेनेट का बेटा था। यह जानकर ऑर्थर हैरान रह गया। ऑर्थर ने जेनेट की दूसरी चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था कि जब नेथेनियल की मौत दलदल में धंसकर हुई थी तो उस वक्त एलिस भी उसके साथ थी, पर उसने नेथेनियल को मरता छोड़कर खुद की हिफाजत की। उस दौरान एलिस जेनेट को घर के कमरे में बंद करके रखा करती थी, लेकिन उसने कमरे की खिड़की से अपने बच्चे को दलदल में धंसकर मरते देखा था। जेनेट इस गम को झेल नहीं पाई और एक दिन फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये सब जानकर ऑर्थर को भी बहुत बुरा लगा। उन्हीं कागजातों के बीच ऑर्थर के हाथ एक तस्वीर लगी। इस तस्वीर में एलिस अपने पति और नेथेनियल के साथ थी, पर तस्वीर के पीछे एल मार्श हाउस दिख रहा था। पीछे घर की खिड़की में एक औरत दिख रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि जेनेट ही थी। वो औरत हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसी औरत ऑर्थर ने एल मार्श हाउस में काले कपड़ों में देखी थी। ये देखकर ऑर्थर सोच में पड़ गया। तभी ऑर्थर को किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगी जो ऊपर के कमरे की तरफ से आ रही थी। ऑर्थर उठकर आवाज की दिशा में बढ़ गया। ऑर्थर धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से ही लॉक था। लाख कोशिशों के बाद भी वो दरवाजे को खोल नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा कि कोई तो है जो इस घर में मौजूद है, जो उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ऑर्थर ने तुरंत नीचे जाकर एक छोटी सी कुल्हाड़ी उठाई ताकि उस बंद दरवाजे को तोड़ सके, लेकिन जब वो वापस लौटा देखा कि दरवाजा खुल चुका था। ऑर्थर कमरे की तरफ बढ़ा। जब उसने अंदर कदम रखा
तो पाया कि कमरे के बीचों बीच रॉकिंग चेयर अपने आप झूल रही है। कमरे में खिलौने, फर्नीचर और पुराने सामान थे। यह कमरा किसी बच्चे का लग रहा था। आर्थर को समझ में आ गया कि यह नथानियल का कमरा है। रॉकिंग चेयर के पास पहुंचते ही उसने हिलना बंद कर दिया। आर्थर सावधानी से चारों तरफ देखने लगा, पर वहां कमरे में कोई भी उसे नहीं मिला। आर्थर अपनी नजरों से कमरे की तलाशी ले ही रहा था, तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। एक जगह से वॉलपेपर थोड़ा फटा हुआ था। आर्थर ने जब वॉलपेपर हटाया तो दंग रह गया। दीवार पर खून से सना एक मैसेज लिखा था, तुम उसे बचा सकती थी। यह संदेश शायद जेनेट ने नथानियल की मौत के बाद अपनी बहन एलिस के लिए लिखा था। यह एक मां के टूटे हुए दिल से निकले अल्फाज थे जो उसने अपनी मौत के ठीक पहले लिखे होंगे। आर्थर को अभी भी शक था कि वहां कोई और भी मौजूद है, इसलिए वो कमरे से निकलकर ठीक बगल वाले कमरे में तलाशी करने के लिए गया। पर कमरे में बाहर पहुंचकर जैसे ही खिड़की के बाहर झांका, उसके होश उड़ गए। घर के ठीक सामने दलदल में जहां क्रॉस लगा था, उसी जगह दलदल की गहराई में से एक बच्चा बाहर निकल रहा था। कीचड़ में लथपथ वो बच्चा दलदल पर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि वहां जमीन हो। तेज बारिश में वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा। ये सब देखकर आर्थर का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक नीचे से स्पाइडर के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। आर्थर जब नीचे पहुंचा तो देखा कोई बाहर से मेन गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसने हिम्मत जुटाकर जब दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, पर जब आर्थर ने बाहर जाकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने कई मरे हुए बच्चों के प्रेत खड़े थे। आर्थर का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत उल्टे पांव घर के अंदर वापस भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आर्थर अभी तक खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि उसे जमीन पर किसी और बच्चे के पैरों के निशान नजर आए, जो कि दरवाजे से लेकर सीढ़ियों से ऊपर तक कमरे में जा रहे थे। आर्थर उन गीले पैरों के निशान का पीछा करते हुए सीधे नथानियल के कमरे में पहुंचा। कुछ देर पहले जो कमरा सलीके से सजा हुआ था, अब पूरी तरह से बिखर चुका था। तभी आर्थर की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो भागता हुआ तेजी से कमरे से बाहर चला गया। पर वो बच्चा किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि परछाई की तरह दिख रहा था। आर्थर कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे सामने जेनेट दिखाई थी। उसके गले में फांसी का फंदा था। आर्थर के कुछ समझने से पहले ही वो एक झटके में फांसी से लटक गई। ये दृश्य देखकर आर्थर बुरी तरह घबरा गया और दूसरे कमरे में भागा, लेकिन वहां का मंजर भी किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कमरे के बिस्तर पर कीचड़ और दलदल फैलने लगा और उसी दलदल के अंदर से एक बच्चे की लाश धीरे धीरे उठकर खड़ी होने लगी। ये देखकर आर्थर का कलेजा मुंह को आ गया। वो उस कमरे से निकलकर गिरते पड़ते नीचे भागा। उसने नीचे आकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने सैमुअल को खड़ा पाया। आर्थर कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ हो रही खौफनाक घटनाओं में पूरी रात निकल चुकी थी और सवेरा हो चुका था। यह देखकर आर्थर ने राहत की सांस ली। सैमुअल आर्थर को लेकर घर वापस चल दिया। रास्ते में आर्थर ने उसके साथ बीती सारी बातें बताईं, पर सैमुअल बस चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था कि उसे अब भी आर्थर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। आखिरकार सैमुअल ने चुप्पी तोड़ी और कहा, आर्थर, तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम बहुत होशियार इंसान हो, और होशियार इंसान भी कभी कभी वीरान जगहों पर भ्रम के शिकार हो जाते हैं। आर्थर ने कहा, नहीं सैमुअल, यह भ्रम नहीं था। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था, जेनेट को और उसके बेटे नथानियल को भी। पर सैमुअल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। सैमुअल ने अपनी दलील देते हुए कहा, जेनेट के बेटे का शरीर वही दलदल में गुम हो गया था। काफी कोशिशों के बाद भी उसे निकाला नहीं जा सका। आर्थर को अब साफ साफ समझ में आ चुका था कि एलमार्श हाउस सच में श्रापित था। कुछ देर बाद जब सैमुअल और आर्थर जेरोम के घर के पास पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। जेरोम का पूरा घर आग की लपटों में घिर चुका था।
जेरोम और उसकी पत्नी बाहर खड़े होकर अपनी बेटी लूसी को पुकार रहे थे। दरअसल जेरोम की बेटी जलते हुए घर के अंदर फंस चुकी थी। घर के चारों तरफ गांव वालों की भीड़ जमा थी जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर आर्थर सीधा उस जलते हुए घर के अंदर चला गया और भयंकर आग का सामना करते हुए लूसी के कमरे तक पहुंचा और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। कमरे के अंदर लूसी आग के लपटों के बीच खड़ी थी। उसने हाथ में लालटेन पकड़ रखा था। आर्थर ने उसे आवाज देकर कहा, बेटा वहीं रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन तभी आर्थर ने देखा कमरे के कोने में जेनेट का डरावना साया खड़ा था। लूसी ने उस साए की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था लूसी जेनेट के वश में है। आर्थर कुछ कर पाता कि उससे पहले ही लूसी ने उस लालटेन को अपने पैरों के पास पटक दिया। पल भर में आग की लपटें भड़क उठी और उस मासूम बच्ची को अपने चपेट में ले लिया। आर्थर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। जब वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला तो गांव वाले उसे नफरत भरी नजरों से घूर रहे थे, जैसे लूसी की मौत की वजह आर्थर ही हो। कुछ देर बाद आर्थर सैमुअल के साथ उसके घर पहुंचा। बच्चों के साथ हो रहे हादसों से वो बहुत परेशान था। सैमुअल ने कहा, लूसी या विक्टोरिया की मौत बस एक हादसा थी, तुम किसी चीज के लिए खुद को दोष मत देना। आर्थर ने कहा, जेनेट का मनहूस साया भी वहीं था सैमुअल, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर सैमुअल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आर्थर से कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए आर्थर। यह कहकर वो वहां से चला गया। सैमुअल के जाने के बाद आर्थर की नजर वहां मौजूद पेंटिंग पर पड़ी जिसे सैमुअल की पत्नी एलिजाबेथ ने बनाई थी। पेंटिंग में दो बच्चे समुद्र की लहरों में डूब रहे थे और किनारे पर एक औरत काले कपड़े में खड़ी थी। वो औरत जेनेट के साए से मिलती जुलती थी, पर आर्थर के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि एलिजाबेथ ने अपनी पेंटिंग में औरत को जेनेट जैसी क्यों बनाया। कुछ देर बाद आर्थर एलिजाबेथ से मिलने गया। उस वक्त एलिजाबेथ बगीचे में अपने बेटे निकोलस की कब्र के पास खड़ी थी। आर्थर ने उससे पूछा, एलिजाबेथ, आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? एलिजाबेथ ने बताया, उस दिन निकोलस अपने दोस्त के साथ बीच पर खेल रहा था, लेकिन अचानक तेज लहरें आईं और उसे अपने साथ ले गई। बात करते वक्त एलिजाबेथ ने जब आर्थर की तरफ देखा तो एलिजाबेथ की आंखें दहशत से फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, क्या तुमने उसे देखा है? वो जब किसी को दिखती है बहुत सारे बच्चों की मौत होती है। अचानक एलिजाबेथ की आवाज बदल गई, जैसे किसी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया हो। वो कांपती हुई आवाज में बुदबुदाने लगी, मैं नेथनियन बोल रहा हूं। विमेन इन ब्लैक यानी जेनेट ने हम बच्चों की जान ली है। उसी ने मुझे भी मारा था जब मैं बीच पर अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। उसने हमें काबू में करके समुद्र में जाने पर मजबूर किया था। वो बच्चों को वश में करके उनसे आत्महत्या करवाती है। उसने अपने बेटे को खो दिया, इसलिए अब वो सबसे बदला ले रही है। वो चाहती है कि सभी लोग वही दर्द महसूस करें जैसा दर्द कभी उसने महसूस किया था। एलिजाबेथ ने फिर से अपनी बदली हुई आवाज में कहा, उसने तुम्हें देख लिया है, वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद एलिजाबेथ ने जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाया और पास पड़े पत्थर पर कुछ तस्वीरें उकेरने लगी। तभी वहां सैमुअल भी पहुंच गया। उसने किसी तरह एलिजाबेथ को काबू में किया। तभी आर्थर ने देखा कि एलिजाबेथ ने पिलर पर एक ट्रेन, एक बच्चा और उसके पिता का चित्र बनाया था। आर्थर समझ गया कि वो बच्चा कोई और नहीं, उसका बेटा जोसेफ था, और जो उसके पास खड़ा था वो खुद आर्थर यानी एलिजाबेथ के जरिए निकोलस ने इशारा किया था कि जेनेट का अगला शिकार आर्थर का बेटा जोसेफ होने वाला है। यह बात समझ में आते ही आर्थर बुरी तरह से घबरा गया। उसे सैमुअल पर भी गुस्सा आ रहा था कि अगर उसे जरा भी इन मनहूस चीजों के खतरे का अंदाजा था तो उसे एल मार्श हाउस नहीं ले जाना चाहिए था। उस घर में जाने की वजह से आज उसके बेटे की भी जान जोखिम में पड़ चुकी थी। आर्थर ने सैमुअल से कहा, आज शुक्रवार है, जोसेफ अपनी नैनी के साथ यहां आ रहा होगा। इससे पहले कि वो यहां की ट्रेन पकड़ ले, टेलीग्राफ भेजकर उसे रोकना होगा। दरअसल ये पुराना जमाना था जब हर संदेश टेलीग्राफ के जरिए भेजा जाता था। इस वक्त टेलीफोन भी बहुत खास चीज हुआ करती थी, इसलिए कैथरीन ग्रिफोर्ड में एक भी टेलीफोन नहीं था। आर्थर और सैमुअल गाड़ी में बैठे टेलीग्राफ ऑफिस की तरफ निकल पड़े, लेकिन जब वहां पहुंचे टेलीग्राफ ऑफिस बंद हो चुका था। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। आर्थर ने कहा,
अभी अगर हमने दूसरे टेलीग्राफ ऑफिस से टेलीग्राफ भेजा भी तो देर हो जाएगी, और तब तक जोसेफ लंदन से यहां के लिए निकल जाएगा। अब हम किसी भी तरह उसे यहां आने से रोक नहीं सकते, इसलिए हमें इस मुसीबत की जड़ को खत्म करना होगा। अगर हम नेथनियल की लाश ढूंढकर जेनेट के हवाले कर दे तो शायद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो खूनी खेल बंद कर देगी। सैमुअल ने आर्थर को समझाया कि उस दलदल से कभी भी नेथनियल का शरीर बरामद नहीं हो सका, इसलिए उसकी लाश को ढूंढने का आइडिया बिल्कुल बकवास है। पर आर्थर ने एक योजना बनाई जिससे वो नेथनियल की लाश को बाहर निकाल सकते थे। कुछ देर बाद दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां बग्गी डूबने की वजह से नेथनियल की मौत हुई थी। दलदल में गाड़े गए क्रॉस से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि लाश कहां होगी। आर्थर ने एक मोटी रस्सी ली, उसका एक सिरा सैमुअल की कार से बांधा और दूसरा सिरा अपनी कमर के चारों ओर कस लिया। फिर बिना झिझके वो दलदल में उतर गया। हर कदम के साथ दलदल जैसे उसे निकलता जा रहा था। दलदल के अंदर जाकर वो हाथों से टटोलते हुए उस डूबी हुई बग्गी को ढूंढने लगा। सैमुअल अपनी कार में बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें दलदल में ही टिकी हुई थीं। कुछ देर बीतने के बाद भी जब आर्थर बाहर नहीं आया तो सैमुअल डर गया कि कहीं आर्थर का दम घुट ना गया हो। वो तुरंत कार को पीछे की तरफ खींचने लगा। कुछ ही पलों में वो पुरानी बग्गी दलदल से ऊपर आने लगी, क्योंकि आर्थर ने अपनी कमर की रस्सी उस बग्गी में बांध दी थी। काफी मशक्कत के बाद आर्थर को उस बग्गी में नेथनियल की लाश मिल गई। वो उसे गोद में उठाकर बाहर निकल आया। दलदल में होने की वजह से नेथनियल की लाश अब भी पूरी तरह से सड़ी नहीं थी। उसके बाद सैमुअल और आर्थर नेथनियल की लाश लेकर एलमार्श हाउस के अंदर गए। नेथनियल के शरीर को साफ करने के बाद आर्थर ने उसे कपड़े में लपेटकर उसे उसके ही कमरे में बिस्तर पर जाकर लिटा दिया। नेथनियल के चारों ओर उसने वो सारे बौद्धिक कार्ड सजा दिए जिन्हें जेनेट ने उसके लिए लिखा था। आर्थर कमरे के अंदर बेसब्री से जेनेट का इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि अगर जेनेट को आज अपना बेटा मिल गया तो शायद उसका शाप भी खत्म हो जाएगा और उसे मुक्ति भी मिल जाएगी। तभी अचानक कमरे के बाहर गलियारे में अंधेरा तेजी से फैलने लगा। आर्थर समझ गया कि जेनेट आ चुकी है। अगले ही पल जेनेट का साया उसके सामने आया। वो चीखती हुई तेजी से आर्थर की ओर बढ़ी। आर्थर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसे लगा जेनेट उस पर हमला करेगी, पर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आर्थर ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। जेनेट जा चुकी थी। शायद अपने बेटे नेथनियल से मिलने के बाद अब उसे शांति मिल चुकी थी। आर्थर ने चैन की सांस ली और फिर सैमुअल के साथ मिलकर नेथनियल की लाश को जेनेट के कब्र में ही लिटा दिया। आर्थर के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। उसे यकीन था कि अब उसका बेटा जोसेफ वुमेन इन ब्लैक के काले साए से सुरक्षित है। कुछ ही देर में आर्थर और सैमुअल स्टेशन पहुंचे। वहां प्लेटफॉर्म पर जोसेफ और उसकी नैनी अब तक आ चुके थे। कई दिन के डर और बेचैनी के बाद जब आर्थर ने अपने बेटे को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने जोसेफ को अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने नैनी से कहा, हम यहां नहीं रुकेंगे, आप जाकर लंदन वापस की टिकट ले लीजिए, बाकी सारी बातें आपको रास्ते में समझा दूंगा। नैनी टिकट लेने टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गई और आर्थर वहीं सैमुअल से बातें करने लगा। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसका बेटा जोसेफ उसका हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ चुका था। कुछ पल बाद आर्थर को एहसास हुआ कि जोसेफ उसके पास नहीं है। कुछ पल बाद जब आर्थर की नजरें सामने गई तो प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ उसे जेनेट का काला साया खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। यह देखकर आर्थर अंदर तक कांप गया। उसे समझ में आ गया कि अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं पड़ा है। फिर उसकी नजर ट्रेन की पटरियों पर गई जहां जोसेफ बेसुध होकर चल रहा था। वो इस वक्त जेनेट के ही वश में था। तभी सामने से एक ट्रेन पूरी रफ्तार से जोसेफ की तरफ बढ़ती नजर आई। ये देखकर आर्थर बिना एक पल गवाए पटरी पर कूद पड़ा। उसने फुर्ती से जोसेफ को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल तेज रफ्तार से आती हुई ट्रेन ने दोनों को कुचल दिया और आगे निकल गई। कुछ देर बाद जब आर्थर की आंखें खुली तो प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्थर ने जब पलट कर देखा तो उसकी बीबी स्टेला उसके सामने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी। जोसेफ ने आर्थर से पूछा, डैडी ये कौन है? आर्थर ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी मम्मा है बेटा,
स्टेला को सामने देखकर आर्थर को समझ आ चुका था कि वो और जोसेफ दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन आर्थर के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि खुशी थी कि अब वो फिर से अपनी बीवी स्टेला के साथ रहने वाला था। मरने के बाद ही सही, उसका परिवार अब पूरा हो चुका था। दूसरी ओर जेनेट ये सब देख रही थी। आर्थर ने पूरी कोशिश की थी कि वो जेनेट को वो दे सके जिसके लिए वो जीते जी तरसी थी। आर्थर ने उसे उसका बेटा लौटा दिया, पर फिर भी उसके भीतर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब वो ऐसी बुरी आत्मा बन चुकी थी जिसका बदल पाना नामुमकिन था। इस वजह से उसने आखिरकार आर्थर और जोसेफ की जान ही ले ली। लेकिन इस बार जेनेट जीत कर भी हार गई, क्योंकि आर्थर मरने के बाद अपने बेटे और पत्नी के साथ अपने दुखों से मुक्त हो गया था, पर जेनेट अपने बदले और नफरत की आग में जलती ही रह गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।